हीरा अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है। हिया होश में तो है पर लगता नहीं कि वो अपने सेंसेस में है। चकबच प्यार से उसे समझाती है कि वो अकेली नहीं है और उसे रिलैक्स करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ डियोन बहुत ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि जो प्लान उसने सजेस्ट किया था वो पूरी तरह फेल हो गया। उनका सिर्फ यही मकसद था कि हिया की जान बचा सके, पर उल्टा वो एक अजीब सा मॉन्स्टर बन गई जिसे संभालना भी मुश्किल हो गया। हीरा को पकड़ने के चक्कर में गमडल भी काफी जख्मी हो गया। फिर भी गमडल उम्मीद नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि चाहे हिया एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर बन चुकी हो, फिर भी चीजें ठीक करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आज ही डॉक्टर जिन्सू से बात करना। गमडल को पूरा भरोसा है कि जिन्सू कोई रास्ता निकाल लेगा, जैसे उसने पहले चकबच की मां की मदद की थी। ये भी एक चमत्कार जैसा ही है कि सिर्फ चकबच का पास होना ही हिया को कंट्रोल में रखने के लिए काफी है। मतलब अगर हिया का बिहेवियर उसके इमोशन से जुड़ा है तो उसे बचाने की अभी भी उम्मीद है। लेकिन यू जंग गमडल की इस पॉजिटिव सोच से बिल्कुल अग्री नहीं करती। उसे लगता है ये सब बकवास है। वो याद दिलाती है कि हिया को रोकने के लिए कितनी तोड़फोड़ और लड़ाई हुई थी। जब गमडल पूछता है कि वो अचानक इतनी गुस्सा क्यों हो रही है, तो यू जंग कहती है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मर भी सकता है। वो चाहती है कि गमडल थोड़ा दिमाग से सोचे और अपनी जान को बेकार में रिस्क ना करे। यू जंग को पहले से ही पता था कि इस प्लान के क्या नतीजे होंगे, इसीलिए वो शुरू से ही इसके खिलाफ थी। उसका मानना था कि उन्हें हिया को मरने देना चाहिए था। आज भी उसे लगता है कि अभी भी मौका है हिया को खत्म करने का और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देने का। पर गमडल इसे याद दिलाता है कि वो लोग शुरू से ही अंजाम के लिए तैयार थे। वो पीछे हटने वाला नहीं है और बस इस बात से खुश है कि हालात और ज्यादा खराब नहीं हुए। यू जंग फिर बोलती है कि ये तो उसका डिसीजन भी नहीं था, ये सब मॉन्स्टर मामा का फैसला था। तो फिर गमडल को किसी और की गलती की सजा क्यों भुगतनी चाहिए? इस पर गमडल सीधा कहता है कि इसीलिए वो उसके साथ ये बोझ उठाना चाहता है, क्योंकि अब वो सब एक फैमिली बन चुके हैं और फैमिली के लोग एक दूसरे के लिए ऐसा ही करते हैं। आखिरकार यूजन मान जाती है और उसे अपनी मर्जी से करने देती है, लेकिन वो उससे वार्निंग देती है कि ज्यादा रेकलेस ना बने वरना अपनी जान भी जा सकती है। वहीं बैकग्राउंड में चुनाई दो छोटे बच्चों के साथ खेल रही होती है ताकि माहौल हल्का फुल्का बना रहे। जब फाइनली गमडल की ड्रेसिंग हो जाती है तो वो अपने कपड़े वापस पहन लेता है। दूसरी तरफ यूजंग का दिमाग पुरानी बातों में चला जाता है। वो सोचती है कि अगर गमडल उसकी फैमिली का हिस्सा होता तो वो कभी भी उसे चोट लगने नहीं देती। उसे मॉन्स्टर मामा पर गुस्सा आता है कि जब उसके हस्बैंड को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो दिखी ही नहीं। वहीं गमडल भी अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा होता है, पर यूजंग की तरह कड़वे ख्यालों के बजाय गमडल को पूरा यकीन होता है कि मॉन्स्टर मामा अभी बहुत टूट चुकी होगी क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। एक अच्छा हस्बैंड बनकर वो डिसाइड करता है कि रूफटॉप पर जाकर उसका साथ देगा उसके सबसे बुरे वक्त में। जब वो वहां पहुंचता है और उसे आवाज देता है तो जो वो देखता है उसे शॉक लग जाता है। उसकी सोच के बिल्कुल उल्टा मॉन्स्टर मामा बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होती, बल्कि वो तो स्नैक्स और जंक फूड के बीच बैठकर मजे ले रही होती है। थोड़ा गुस्से में गमडल उससे पूछता है कि वो आखिर कर क्या रही है। मॉन्स्टर मामा कैजुअली डकार लेती है और सीधा बोल देती है, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खा रही थी। ये जवाब गमडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और उसका मूड थोड़ा डाउन हो जाता है। उसका रिएक्शन देखकर मॉन्स्टर मामा घबरा जाती है। शर्मिंदा होते हुए वो याद दिलाती है कि वो अभी भी इंसान है और इंसानों को भी खाना पड़ता है। ये सुनकर गमडल खुश हो जाता है और हंस पड़ता है। वो मानता है कि उसे लगा था कि प्लान फेल होने की वजह से वो काफी उदास होगी। फिर बात बदलते हुए गमडल कहता है कि गाड़ी रेडी है और उसे चुनाई के साथ डॉक्टर जिन्सू के पास जाना चाहिए। जाने से पहले वो अपनी छोटी सी बीवी को अपनी बड़ी सी बाहों में उठाता है और उसे एक प्यारा सा हग देता है। प्यार से कहता है कि बाहर ध्यान रखना। इतना कहकर वो चली जाती है। बाद में गमडल एक अजीब सी बात नोटिस करता है। हर जगह स्नैक्स पड़े होने के बाद भी लगता है कि मॉन्स्टर मामा ने ज्यादा कुछ खाया नहीं है। उधर मॉन्स्टर मामा जब बाहर जा रही होती है तो उसका दिमाग रीसेंट इवेंट्स में चला जाता है। उसे याद आता है कि जब उसने हीरा का खून चखा था तो उसे कितनी अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हुई थी, और थोड़ी देर पहले जब गमडल ने उसे हग किया था तब भी वो अपने अंदर एक गहरी भूख महसूस कर रही थी। एक ऐसी भूख जो उसे अपने ही पति को खा जाने के लिए उकसा रही थी। उसे पता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो फिर से अपने मॉन्स्टर वाले रूप में बदल जाए। चुनाई और मॉन्स्टर मामा आखिरकार गाड़ी में अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। गाड़ी तेज चल रही होती है और मॉन्स्टर मामा के मुंह से अभी भी लार टपक रही होती है।
साथ ही उसकी भूख और क्रेविंग्स और बढ़ती जा रही होती हैं। उसे याद आता है कि जब उसने थोड़ा सा हीरा का खून पिया था तब उसे कितना बेटर महसूस हुआ था। आजकल वो अपनी भूख पर मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन वो जानती है कि उसके पास सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तभी अचानक चुनाई ब्रेक मार देता है। लगता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जो वो और रोक नहीं पाया। मॉन्स्टर मामा को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखता है और सीधा बोल देता है कि जाके टॉयलेट हुआ, क्योंकि वो काफी देर से उसका पेट गुरगुर करता सुन रहा है। ये सुनकर मॉन्स्टर मामा शर्मा जाती है और कहती है कि बस थोड़ा सा स्टमक इरिटेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनकर चुनाई को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो फिर से एक्सेलरेटर दबा देता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। टाइम पास करने के लिए चुनाई थोड़ी बातचीत शुरू करता है। वो मॉन्स्टर मामा को एक बात बताता है जो डियोन ने उसे कही थी। डियोन के हिसाब से उसने एक पेडलर को एक अजीब से मास्क्ड आदमी के साथ देखा था। वो दोनों मिलकर एक मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कहते हैं कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को वापस इंसान बना दिया। ये सुनकर मॉन्स्टर मामा को विश्वास नहीं होता। चुनाई भी उसकी बात से अग्री करता है, लेकिन मानता है कि डियोन झूठ बोलती हुई नहीं लग रही थी। उसे पूरा यकीन है कि पेडलर नॉर्मल मॉन्स्टर्स जैसा नहीं है, इसलिए इस कहानी में कुछ सच हो सकता है। अगर डियोन ने जो देखा वो थोड़ा सा भी सच है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्हें हीरा का इलाज मिल जाए और साथ ही उन बदमाशों से भी निपट सकते हैं। मॉन्स्टर मामा भी पूरी तरह रेडी हो जाती हैं इस बात की गहराई से जांच करने के लिए कि चुनाई ने जो सुना वो सच है या नहीं। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जिनसू पहले से ही वहां एम्बुलेंस के साथ उनका वेट कर रहा होता है। ग्रीटिंग्स के बाद मॉन्स्टर मामा डॉक्टर को सारी बात डिटेल में बताती है। वो समझाती है कि कैसे हिया अब मॉन्स्टर बन चुकी है और चकबच में भी कुछ अजीब सी पावर्स डेवलप हो रही हैं। हीरा को वो साथ नहीं ला पाए क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे मूव करना पॉसिबल नहीं था। मॉन्स्टर मामा मानती है कि एक दूसरे के घर जाना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो दिल से रिक्वेस्ट करती हैं कि डॉक्टर जिनसू उनके साथ चलें और हिया को चेक करें। लेकिन डॉक्टर जिनसू अपने ही ख्यालों में गुम होता है और जो भी वो सोच रहा होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे पसीना आ जाता है ये सोचकर कि हिया अब मॉन्स्टर बन चुकी है, क्योंकि इससे सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब मूंग हुन का नाम सामने आता है, जो पहले से ही हीरा के पीछे पड़ा हुआ है। जिनसू सोचता है कि मॉन्स्टर मामा और चुनाई को मूंग हुन के बारे में बता दे, लेकिन अभी के लिए वो चुप रहने का फैसला करता है और बस उनके साथ चल पड़ता है। उसे लगता है कि मॉन्स्टर मामा और उनकी टीम की मदद करना उसका फर्ज है, खासकर जब उन लोगों ने गाँव के लिए इतना कुछ किया है। ऊपर से वो हिया और चकबच दोनों के लिए सच में वरीड है। वो उन्हें इशारा करता है कि जल्दी से निकलते हैं, लेकिन चुनाई और मॉन्स्टर मामा तुरंत ही हवा में कुछ गड़बड़ महसूस कर लेते हैं। डॉक्टर का बिहेवियर भी काफी सस्पिशियस होता है, जैसे हर मूव से कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग आ रही हो। वो बार बार उन्हें गाड़ी में बैठने को बोलता है। मॉन्स्टर मामा और चुनाई एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि जिनसू अपनी बॉडी लैंग्वेज से चुपचाप कोई वार्निंग दे रहा है। वो सोचने लगते हैं कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा, या फिर किसी ने जिनसू को ट्रैक कर लिया। जो भी हो, एक बात क्लियर है कि जिनसू बिना वजह उन्हें इतनी जल्दी नहीं कर रहा। इसीलिए बिना और टाइम वेस्ट किए वो वैन में बैठ जाते हैं। तभी अचानक मूंगहुन वैन से बाहर निकलता है और सबको ग्रीट करता है। वो लेट इंट्रोडक्शन के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे पता ही नहीं चला और वो नींद में ही रह गया। उधर बेचारा जिनसू उस बंदे को अचानक सामने देखकर पसीने पसीने हो जाता है। जब मूंगहुन पर ध्यान जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। अपनी घनी दाढ़ी ट्रिम करने के बाद वो काफी यंग दिख रहा था। पहले जो उसका लुक बिल्कुल जंगली लगता था, अब काफी नॉर्मल हो गया है। मॉन्स्टर मामा तुरंत समझ जाती है जिनसू जिस खतरे की वार्निंग दे रहा था वो यही बंदा है। चुनाई को भी फील हो जाता है कि मूंगहुन से डेंजर की वाइब्स आ रही हैं, पर मूंगहुन को कोई टेंशन नहीं होती। वो तो मॉन्स्टर मामा को सामने देखकर काफी खुश होता है। वो बताता है कि डॉक्टर जिनसू से उसने उसके बारे में काफी कुछ सुना है। मुस्कुराते हुए वो दोस्ती से हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मॉन्स्टर मामा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती। वो इतनी डरावनी ऑरा दिखा देती है कि क्लियर हो जाता है कि ये बंदा तुरंत अपना हाथ पीछे हटा ले, वही बेहतर है। सीन फिर चकबच फैमिली पर शिफ्ट होता है। यहाँ गमडल, हिया और डियोन पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि हिया को काबू में रखा जा सके। तभी चकबच और दोनों बच्चे भी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। चकबच का सीक्रेट वेपन सिंपल है पर काफी पावरफुल है। वो हिया को अपना प्यार दिखाती है। ये तरीका हमेशा काम करता है और इस बार भी फेल नहीं होता। चकबच एक बुक भी लाई होती है जो वो हिया को पढ़कर सुनाने वाली होती है। उसकी शांत और प्यारी प्रेजेंस धीरे धीरे हिया को काम कर देती है। इससे गमडल और डियोन को फाइनली थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अब हिया कंट्रोल में आ चुकी है। सच में सब लोग दिल से रिलीव्ड हैं कि बच्चे वहां मौजूद हैं, वरना हिया को संभालना एक भयानक नाइटमेयर बन जाता। लेकिन डियोन अब धीरे धीरे टेंशन में आने लगती है।
बच्चों को भी आखिरकार सोना पड़ेगा और जब ऐसा होगा तो हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। गमडल तब एक बुरी खबर देता है। डॉक्टर के आने से पहले वो लोग हीरा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। गुस्से में डियोन सजेस्ट करता है कि फिलहाल हीरा को बांधकर वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन यू जंग को समझ नहीं आता कि क्या किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा करना सही होगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो। आखिर में वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकल जाती है ताकि अपना दिमाग थोड़ा क्लियर कर सके। इधर डियोन पर थकान हावी होने लगती है। इतनी देर से हिया को संभालते संभालते वो बस एक अच्छी सी नींद चाहती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखती है उसे कुछ अजीब सा लगता है। गमडल कहीं दिखाई नहीं देता। असल में गमडल बाहर जाता है ताकि यूजंग का साथ दे सके, क्योंकि वो समझ सकता है कि रीसेंट इवेंट्स ने उसे काफी तोड़ दिया है। लेकिन यूजंग उसे हाथ के इशारे से मना कर देती है, कहकर कि उसे किसी का साथ नहीं चाहिए। फिर भी वो बड़ा सा बंदा उसकी तरफ बढ़ता रहता है और बोलता है कि उसे ठंड लग सकती है, इसीलिए उसे अंदर चलना चाहिए। गुमदल की इस जिद से यूजंग और इरिटेट हो जाती है और सख्ती से कहती है कि वो पास ना आए, पर गुमदल पीछे हटने वाला नहीं होता। वो कहता है कि कम से कम अपनी जैकेट ले लो और प्रॉमिस करता है कि फिर वो उसे अकेला छोड़ देगा। यूजंग बार बार कहती रहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन गुमदल तब तक जाने को तैयार नहीं होता जब तक उसे ये समझ ना आ जाए कि उसे इतना परेशान क्या कर रहा है। आखिरकार यूजंग का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में बोल पड़ती है कि वो सारी बकवास से बिल्कुल थक चुकी है। उसे हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है। पहले ही इतने मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़े हुए हैं और अब उनका घर भी बर्बाद हो गया है। जैसे ये सब कम था, वैसे ही हीरा ठीक होने के बजाय और भी बर्डन बन चुकी है, सबको नीचे खींच रही है। ऊपर से 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी उन पर आ गई है। अब यूजंग को समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। वो इस सारी गड़बड़ का जिम्मेदार मॉन्स्टर मामा को मानता है कि उसकी वजह से ही ये सब हुआ, और हिया तो जैसे हर चीज और बिगाड़ ही रही है। और फिर चकबाच और उसकी अजीब सी पावर्स जैसे ऑलरेडी बिगड़े हुए हाल पर और नमक छिड़क दिया हो। उसका पापा दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है, फिर भी सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अब उन्हें एक और मॉन्स्टर और उसके बच्चों का भी बोझ उठाना पड़ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स उसके दिमाग पर इतना भार बन चुकी हैं कि उसे लगता है जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगी। पर सबसे ज्यादा गुस्सा उसे अपने आप पर आता है, क्योंकि इतनी बड़ी सिचुएशन में भी वो कुछ कर नहीं पाई। उसे बार बार अपनी फैमिली को दोबारा खो देने का डर सता रहा है। वो जानती है कि गमडॉल बस अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ये बात बहुत चुभती है कि वो इस प्रोसेस में अपनी ही जान दांव पर लगा रहा है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो बार बार जख्मी होता रहे। इसी बीच जब उसके इमोशंस बिल्कुल हद से ज्यादा हो जाते हैं, गमडॉल अचानक उसे जोर से हग कर लेता है। वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है और शर्मा भी जाती है, पर ये हग प्यार के लिए नहीं होता, बल्कि उसे बचाने के लिए होता है। एक छुपा हुआ बदमाश उन पर अटैक कर चुका होता है और गमडॉल वो वार अपने ऊपर ले लेता है। उसके चेहरे पर गहरी चोट आ जाती है, पर अटैकर गमडॉल की स्किल देखकर हैरान भी हो जाता है। उसे लगा था कि इतना बड़ा आदमी स्लो होगा, पर ये उसकी बहुत बड़ी गलती निकली। जैसे ही वो मिस्टीरियस अटैकर छुपने की जगह से बाहर आता है, उसकी पहचान हो जाती है। वो पेडलर होता है। गमडॉल ने इस बदमाश के बारे में सिर्फ लोगों से सुना था, पर चुनाई ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके हिसाब से ये बंदा बिल्कुल मैच करता है। गमडॉल गुस्से में पूछता है कि आखिर इस हरामी को चाहिए क्या, पर वो बदसूरत आदमी उसे चुप करा देता है और खुद सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या उन लोगों को एक छोटी लड़की के बारे में पता है। उसका कहना होता है कि वो उसकी प्रेजेंस यहीं कहीं महसूस कर सकता है। अपनी बात को क्लियर करने के लिए वो अपने अजीब और पिघलते हुए बॉडी से चकबाज का चेहरा बना देता है, ताकि दिखा सके कि वो किस लड़की की बात कर रहा है। उधर घर के अंदर डायान अपने 2 बच्चों के साथ शांति से सो रही होती है, बिल्कुल अनजान की बाहर क्या बवाल चल रहा है। हिया वहीं बंधी हुई जंजीरों के साथ इधर उधर घूम रही होती है। चकबाज भी गहरी नींद में होती है, शायद सपने में हिया को देख रही होती है, पर बाहर पेडलर लगातार गमडॉल पर दबाव बना रहा होता है, उस लड़की के बारे में जवाब मांगते हुए। ये सब देखकर यूजंग का कंट्रोल टूटने लगता है। ये वही बात है जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कभी हो, खासकर अब जब मॉन्स्टर मामा वहाँ नहीं है उन्हें बचाने के लिए। ऊपर से उनके पास कोई वेपन भी नहीं है। पर गमडॉल बिना लड़े हार मानने वाला नहीं है। वो मॉन्स्टर पर गोलियों की बौछार कर देता है और यूजंग को चिल्लाता है कि डायान को जगाओ और वेपन्स ले आओ, तब तक वो खुद इस हरामी को बिजी रखेगा। गमडॉल जानता है कि इस वक्त सिर्फ वही है जो इस मॉन्स्टर को रोक सकता है। वो लगातार गोलियां चलाता रहता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस दरिंदे को अपनी बेटी के पास नहीं आने देना चाहता। तभी एक और मॉन्स्टर ऊपर से गिरता है और सीधा बेचारे गमडॉल पर आ गिरता है। यूजंग बस शॉक में खड़ी रह जाती है, हिल भी नहीं पाती। पर अगले ही पल उस पर भी एक और मॉन्स्टर अटैक करता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इस सब के बीच एक और अजीब सा मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है, जो इस पूरे सीन को और भी क्रीपी बना देता है। पेडलर फिर से झुककर बैठ जाता है, जैसे अपनी इंटेरोगेशन दोबारा शुरू करने वाला हो। वो कहता
कहता है कि उसे पता है चग यहीं कहीं है, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकता है। पर अब वो ये भी जानना चाहता है कि क्या उसकी माँ भी यहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी और डरावनी होती है कि वो गमडॉल को वार्निंग देता है कि आगे क्या होगा ये पूरी तरह से उसके जवाब पर डिपेंड करता है। इस पल गमडॉल खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता है। मदद के लिए कोई नहीं है, ना उसकी बीवी, ना उसका मास्टर, ना चुनाई, ना ही हिया, सिर्फ वही अकेला है। और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अकेला कैसे अपनी बेटी और यूजंग दोनों को बचा पाएगा। जब यूजंग को जिंदा खा जाने का खतरा होता है, गमडॉल अपनी बची कुची सारी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी साथ नहीं देती। मॉन्स्टर उसकी इस हालत पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं होने वाला। वो कहता है कि गमडॉल को बस सवालों का जवाब देना है, शायद फिर उसे छोड़ दिया जाए। पेडलर साफ बोल देता है कि गमडॉल में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो सबको बचा सके, इसलिए उसकी सारी कोशिश बेकार है। मॉन्स्टर लगभग यूजंग को पूरा ही निगल लेता है और गमडॉल बस मजबूरी में सुनता रहता है जब ये हरामी उसे प्यार और अफेक्शन पर लेक्चर देने लगता है। पेडलर गमडॉल के दिमाग में ये बात घुसाना चाहता है कि फैमिली का कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी कमजोरी होता है। उसके हिसाब से अफेक्शन बिल्कुल बेकार चीज है और इसी प्यार की वजह से आज गमडॉल उसी फैमिली के लिए मरने वाला है जिसे वो इतनी शिद्दत से बचाना चाहता है। गमडॉल पूरी तरह टूट चुका होता है, मायूसी से जम सा गया होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, ना कोई प्लान, ना कोई ताकत, कुछ भी नहीं। ये वो होपलेसनेस है जिसका उसने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। उधर वो बदमाश उसे सिर्फ 3 सेकंड देते हैं अपना फैसला करने के लिए। काउंटडाउन शुरू होता है, 3, 2, 1। तभी उनके मूव करने से पहले ही एक जोरदार आवाज गूंज उठती है, भारी और धीरे धीरे पड़ते कदमों की गूंज जो पूरे माहौल को दबा लेती है। पेडलर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। जो भी आ रहा है वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो है प्योर अनफिल्टर्ड पागलपन का रूप। और हाँ, वो पागलपन है हिया घर से बाहर निकल कर आती है। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि हवा तक भारी लगने लगती है। वो एक पल के लिए सीन को देखती है। एक तरफ यूजंग आधी निगली जा चुकी होती है, दूसरी तरफ गमडॉल जमीन पर गिरा होता है, बिल्कुल टूटा हुआ, जैसे उसमें कुछ बचा ही ना हो। पर जैसे ही हिया पेडलर के हाथ में चकबाज का सर देखती है, उसके अंदर कुछ टूट जाता है और बस वही ट्रिगर होता है। वो सीधा उस हरामी पर झपट पड़ती है। लेकिन इस जबरदस्त फाइट को देखने से पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है मॉन्स्टर मामा और चुनाई पर। मोंगहुन मॉन्स्टर मामा से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो दोनों एक ही टाइप के हैं। पर मॉन्स्टर मामा उसे सीधा मना कर देती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बिल्कुल ब्लंट हो जाती है और बोल देती है कि निकल यहाँ से। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो यहाँ क्यों आया है, वो ऑलरेडी बिजी हैं और उनके पास उसकी बकवास के लिए टाइम नहीं है। पर मोंगहुन समझने को तैयार ही नहीं होता। वो बस हल्की सी मुस्कुराहट देता है और उसे 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन, जो उसके हिसाब से अच्छा है, सिंपल है। अगर वो चुपचाप उसके साथ चली जाए तो किसी को चोट नहीं लगेगी, सब शांति से अपने रास्ते चले जाएंगे। पर उसके सेकंड बुरे ऑप्शन बताने से पहले ही चुनाई और मॉन्स्टर मामा फाइट के लिए रेडी हो चुके होते हैं। वो उसकी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं करते और सीधा उस पर अटैक कर देते हैं। पर ये बदमाश सिर्फ एक हाथ से मॉन्स्टर मामा को वहीं रोक लेता है और साथ ही चुनाई की सारी गोलियों को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है। उसे निराशा होती है कि उन्होंने आखिरकार बुरा ऑप्शन ही चुना। वो मॉन्स्टर मामा को सीने से पकड़कर आसानी से हवा में उछाल देता है, उसे काफी दूर फेंक देता है। उसकी पकड़ इतनी जोरदार होती है कि उस चक्कर में उसके सीने से खून भी बहने लगता है। चुनाई फिर से और गोलियां चलाना शुरू करता है, लेकिन वो बदमाश एक बार फिर उन गोलियों को पकड़कर वापस चुनाई की तरफ फेंक देता है। बेचारा बुढ़ा आदमी इस अटैक में जख्मी हो जाता है। चुनाई समझ जाता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, लेकिन उसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई इतनी तेज रिफ्लेक्सेस के साथ गोलियां तक पकड़ सकता है। लगता है ये हरामी सच में एक असली मॉन्स्टर ही है। और जो खून हमने देखा था वो मॉन्स्टर मामा के सीने से नहीं था, वो असल में इस बदमाश के कटे हुए हाथ का खून था जो मॉन्स्टर मामा ने गुस्से में काट दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस हरामी ने हिम्मत करके उसे गलत जगह पकड़ लिया था। वो इतनी गुस्से में है कि अब उसके बॉल्स तक उड़ा देने का मन बना चुकी है, दर्द का बदला लेने के लिए। मोंगहुन मॉन्स्टर मामा की गॉड लेवल रिफ्लेक्सेस की तारीफ करता है। उसे पता ही नहीं चला कब उसका हाथ कट गया। मॉन्स्टर मामा सीधा बोल देती है कि अगर वो रुका नहीं तो अगला नंबर उसके बॉल्स का है। वो हरामी बिना किसी टेंशन के अपना हाथ वापस रीजेनरेट कर लेता है, जैसे
जैसे कुछ ना हुआ हो। फिर अपने नए हाथ से मिडिल फिंगर दिखा देता है, कहता है अगर तुम मेरे बॉल्स भी छीन लोगी तो मैं उन्हें भी तुरंत वापस उगा लूंगा। तभी माहौल बदल जाता है, आसपास से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अचानक मोंगुन के सारे चमचे मॉन्स्टर ममा और चुनाई पर तो उठ पड़ते हैं, पर चुनाई टाइम वेस्ट नहीं करता, एक परफेक्ट एम के साथ एक को सीधा ढेर कर देता है और फिर अपने रास्ते में आने वाले हर एक को गिराता चला जाता है। हाथ में वेपन लेकर चुनाई बिल्कुल खतरनाक लगता है, इन हरामियों पर जरा भी रहम नहीं करता। यहाँ तक कि मोंगहुन भी बुढ़े की परफॉर्मेंस देखकर ताली बजा देता है। पर धीरे धीरे ये भी साफ हो जाता है कि चुनाई थकने लगा है। अगर ये उसका प्राइम टाइम होता तो इन छोटे मोटे बदमाशों को गिराना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर इस बुढ़ापे की शरीर के साथ उसे नहीं पता वो और कितनी देर फाइट कर पाएगा। तब उसे एक और डरावनी बात समझ आती है, ये सिर्फ चमचे नहीं है, ये हेलमेट के नीचे छुपे हुए मॉन्स्टर्स हैं। उधर मॉन्स्टर ममा बिना किसी दिक्कत के इन सबको एक के बाद एक गिरा रही होती है। फाइट के दौरान उसे समझ आता है कि ये सब बस बेजान डॉल्स हैं और ये बात उसका गुस्सा और बढ़ा देती है। उसे याद आता है उस गंदे बदमाश की हिम्मत जिसने उसे गलत तरह से छुआ था। वो इंसान जैसा दिखता है पर मॉन्स्टर की पावर यूज कर रहा है, उसने ऐसा कोई पहले नहीं देखा। अगर वो इंसान होते हुए भी मॉन्स्टर की ताकत यूज कर सकता है तो शायद उसे पता हो हिया का इलाज कैसे होता है। तभी अचानक एक और हेलमेट पहना हुआ डॉल भारी बाइक पर आता हुआ दिखता है और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ एक पूरी फौज होती है, काले कपड़ों में ज़ॉम्बीज़, सब के सब हेलमेट पहने हुए। मोंगहुन की डिमांड्स बिल्कुल सिंपल हैं, उसे सिर्फ हिया चाहिए और बदले में वो प्रॉमिस करता है कि किसी को कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ वो एक रिवॉर्ड भी ऑफर करता है, लेकिन अगर मॉन्स्टर ममा उसका विरोध करती रही तो वो तब तक लड़ेगा जब तक एक साइड पूरी तरह खत्म न हो जाए। रिवॉर्ड के नाम पर वो एक बड़ी बात बोलता है, वो इंसान बनने का तरीका बताने को तैयार है। जैसे ही मोंगहुन अपनी बात खत्म करता है, पिटबुल गैंग का एक मेंबर डैगर घुमाते हुए मॉन्स्टर ममा पर झपट पड़ता है। मॉन्स्टर ममा तुरंत पीछे हट जाती है और बस कर वार से बच जाती है। क्योर का नाम सुनते ही वो हिल जाती है। अगर सच में वापस इंसान बनने का कोई तरीका है तो वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। उस पर अटैक कर रहे मॉन्स्टर्स को देखकर भी लगता नहीं कि मोंगहुन झूठ बोल रहा है। अगर इस हरामी की बात सच निकली तो शायद उसके और हिया के लिए फिर से इंसान बनने की उम्मीद अभी भी बाकी है। सीन फिर गमडॉल और बाकी लोगों पर शिफ्ट होता है। वो मॉन्स्टर्स के लगातार हमलों से बुरी तरह जख्मी हो चुके होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं होती। साफ दिख रहा होता है कि हीरा उन पर जरा भी रहम नहीं कर रही, वो बिल्कुल डरावनी लग रही होती है। उसका रूप पूरा मॉन्स्टर जैसा हो चुका होता है, उसका बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसका एक्स भी किसी म्यूटेटेड खौफनाक वेपन जैसा दिखता है। ये मॉन्स्टर्स तो अब गए काम से। अब सीन वापस पिटबुल गैंग पर आता है। चुनई तैयार है इन बेजान हरामियों से पूरी रात लड़ने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। उसे खुद भी थोड़ा अजीब लगता है कि शायद सच में इंसान बनने का कोई तरीका हो सकता है। गैंग का वाइस प्रेसिडेंट उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि बस सरेंडर कर दे, कम दर्द होगा, लेकिन चुनई इस हरामी की एक बात भी सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी उंगली ट्रिगर पर होती है और वो गोली चलाने ही वाला होता है। तभी वाइस प्रेसिडेंट एक खास शब्द बोल देता है, मार्केट। ये शब्द सुनते ही चुनई का दिमाग हिल जाता है, उसे तुरंत पेडलर वाला बंदा याद आ जाता है। वाइस प्रेसिडेंट बताता है कि मार्केट में ही उन सब सवालों के जवाब छुपे हुए हैं जिनसे चुनई काफी टाइम से जूझ रहा है, लेकिन वो वार्निंग भी देता है कि वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक है। चुनई गुस्से में उस बदमाश से और जानकारी मांगता है इस सो कॉल्ड मार्केट के बारे में, पर वाइस प्रेसिडेंट फ्री में सारी राज की बातें बताने वाला नहीं होता। वो कहता है कि पहले उसे कुछ चाहिए, तभी वो और सीक्रेट्स बताएगा। बातचीत के बीच वाइस प्रेसिडेंट ये भी मानता है कि वो काफी इम्प्रेस हुआ है, इतनी उम्र होने के बाद भी चुनई ने अकेले ही इतने लोगों को गिरा दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर वाइस प्रेसिडेंट कैजुअली कुछ अपने मुंह में डाल लेता है, चबाने के बाद वो उन्हें जमीन पर थूक देता है। चुम्बे के लिए ये देखना शॉकिंग होता है क्योंकि जो चीज उसने थूकी थी वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदल जाती है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे छोटे ऑब्स पानी में डालने के बाद बड़े हो जाते हैं। इधर मॉन्स्टर मामा का एक तेज लड़ाई चल रही है डैगर पकड़ने वाली उस क्रीपी मॉन्स्टर लेडी से। वो स्नॉट वाली लड़की बहुत फास्ट है और जब वो ब्लेड घुमाती है तो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स का ही गैप होता है मॉन्स्टर मामा की गर्दन से, लेकिन मॉन्स्टर मामा तुरंत उस गंदी औरत के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारती है। पर जैसे ही वो ऐसा करती है मॉन्स्टर मामा को चक्कर सा आने लगता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे गिर जाती है जोर से जमीन पर। फाइट शुरू होने से ही मॉन्स्टर मामा को लग रहा था कि उसकी सेंसेस धीरे धीरे वीक हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर शायद वो डैगर वाली लड़की के बॉडी से आने वाली अजीब स्मेल का असर है। वो स्मेल उसके सेंसेस को कंफ्यूज कर रही है। उसके आसपास सब कुछ सफेद हो जाता है, उसकी आईसाइट बिल्कुल चली जाती है। इसके बदले उसके कान और ज्यादा शार्प हो जाते हैं। वो हल्की सी आवाज भी सुन सकती है, पर अब वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रही। इतनी सब गड़बड़ के बीच भी उसे महसूस हो जाता है कि कुछ स्नीकी लोग उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती और कई दुश्मनों को ऐसे काट देती है जैसे सब्जी काट रही हो। आवाजों का यूज करके और जगह की थोड़ी सी याद के सहारे वो धीरे धीरे सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेती
देती है। जब वो इन सबसे निपट लेगी तो उसका प्लान है मोंगहुन को पकड़ने का, ताकि उसे ह्यूमन बनने का फॉर्मूला उगलवा सके। लेकिन अचानक उसके सामने एक नया खतरा आ खड़ा होता है। वो जाना पहचाना बाल वाला मॉन्स्टर फिर से उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो क्रीचर उसको टॉन्ट करता है और याद दिलाता है कि वो सिर्फ अपनी पावर्स की वजह से ही जिंदा है। वो बोलता है कि अगर वो वापस ह्यूमन बन गई तो इस कठोर और बेरहम दुनिया में उसका जिंदा रहना इम्पॉसिबल होगा। वो बाल वाला मॉन्स्टर मामा को बोलता है कि डरने या नर्वस होने की जरूरत नहीं है, वो बस हेलो कहने आई है। फिर मामा को एडवाइस करती है कि अपने आसपास पर ज्यादा ध्यान दे। जैसे ही मॉन्स्टर मामा आंखें खोलती है, हम देखते हैं कि वो डैगर पकड़ने वाली बिच बिल्कुल उसके पीछे खड़ी है। आखिर में चुनबे और मॉन्स्टर मामा दोनों को गैंग आसानी से हरा देती है। वैसे जिसे मैं वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा था उसका नाम जियोंग ह्योन है और वो डबल डैगर पकड़ने वाली स्नॉटी लेडी का नाम जू योंग च्यू है। दोनों काफी खुश लग रहे हैं क्योंकि आखिरकार उनका टाइम आ गया है अपनी क्रिएटर, अपने मास्टर, अपनी फैमिली हिया से मिलने का। इसके बाद ये सारे बास्टर्ड्स अपने लीडर मोंगहुन के पीछे मार्च करने लगते हैं, जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए रेडी है। फिर सीन एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ बिगफुट और पेडलर के बीच बात हो रही होती है। फ्लैशबैक में पेडलर अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल परसेप्शन का ब्रैग करता है। वो बताता है कि चाहे उसके बॉडी पार्ट्स कहीं भी हों, वो उन्हें महसूस कर सकता है। इसी वजह से वो चकबैच को इजीली ट्रैक कर सकता है। हाँ, वो अलग हुए पार्ट्स कुछ दिन में खराब हो जाते हैं, पर वो प्रॉमिस करता है कि उससे पहले ही वो उसे ढूंढ लेगा। वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो खुद को प्रूव कर सके। काम को इजी बनाने के लिए वो बिगफुट के 2 एम्प्लॉइज को बॉडीगार्ड्स के रूप में भी मांग लेता है। साफ दिख रहा था कि पेडलर की मदद करने की ईगरनेस सिर्फ लॉयल्टी की वजह से नहीं है, वो फैमिली के अंदर अपनी पोजीशन बेटर करना चाहता है। आखिरकार बिगफुट जवाब देता है और पेडलर से बोलता है कि माँ को भी साथ में ले आना। अगर वो सक्सीड हो गया तो बिगफुट प्रॉमिस करता है कि वो उसे फादर से एक्नॉलेजमेंट दिलवाएगा, पर पेडलर क्लियर करता है कि उसके पास माँ के बारे में कोई इन्फो नहीं है। इस पर बिगफुट बोलता है कि वो उसे डिटेल्स दे देगा। फिर सीनियर एक मेडिसिन की छोटी सी बॉटल पेडलर की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि शायद उसे इसकी जरूरत ना पड़े, पर अगर उन्हें पकड़ने में दिक्कत हो तो ये दवा उन्हें खिला देना। बिगफुट और भी स्ट्रिक्ट हो जाता है और कहता है कि उनका प्लान कभी पेडलर को ये काम देने का नहीं था, पर अब जब दे रहे हैं तो कोई फेलियर बर्दाश्त नहीं होगा। इतना कहकर बिगफुट पेडलर से पूछता है कि क्या वो सच में ये जॉब लेना चाहता है, और हाँ, हम सब जानते हैं उसने क्या डिसीजन लिया था। प्रेजेंट टाइम में वही पेडलर अपने इस डिसीजन पर पछताता हुआ नजर आता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ एक छोटा सा मॉन्स्टर भी रहता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे कैसे हैंडल करेगा। वो लिटरली अपना दिमाग खो रहा है क्योंकि खाली हाथ वापस जाना उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है। अचानक मोटरसाइकिल्स की आवाज गूंजती है। साफ है वही बास्टर्ड्स अपनी हायाबुसा बाइक्स पर आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चलो माएहुन के पास्ट पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। बहुत सालों पहले एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसे मोंगहुन कभी नहीं भूल पाया। उस घटना के बाद से मोंगहुन हर जगह उसे ढूंढता रहा। कई बार उसका मन हुआ कि सब छोड़कर मर जाए, पर सिर्फ इस उम्मीद में जिंदा रहा कि एक दिन फिर से उससे मिल पाएगा। सच बात तो ये है कि वो उसके बिना जी ही नहीं सकता, और अब जिस पल का उसे इंतजार था वो आ गया है। वो फिर से हिया से मिलने वाला है। वो अपने प्लान पर पक्का है। उससे मिलने के बाद वो उसे अपने साथ वापस चलने को बोलेगा। आइडियली तो वो मान जाए, पर हिया को जानते हुए ज्यादा चांस है कि वो मना कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो मोंगहुन उनके रूल्स फॉलो करने को तैयार है। जो जीतेगा वही दूसरे का मालिक बनेगा। मोंगहुन को पूरा भरोसा है। इतनी सारी पावर मिलने के बाद उसके हिसाब से हिया उसे कभी हरा नहीं सकती। जो हारेगा वही जीतने वाले का कुत्ता बनेगा। यही पिटबुल्स का रूल है। जब हिया फिर से उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाएगी तो अगला स्टेप और भी इम्पोर्टेंट होगा। वो उसके साथ अच्छा बिहेव करेगा और धीरे धीरे उनका रिश्ता दोबारा बनाएगा। टाइम लगेगा, पर एक दिन वो उसकी सिंसियरिटी समझ जाएगी। उसके बाद वो उसे प्यार करने लगेगी और दोनों एक रियल फैमिली बन जाएंगे। उसने अपना फ्यूचर भी सपनों में देख लिया है। उनके 3 बच्चे होंगे, एक बेटा और 2 बेटियां। सिर्फ ये सोचकर ही उसका मन खुशी से भर जाता है। अपनी ड्रीम वाइफ के साथ एक हैप्पी फैमिली जो हमेशा खुश रहे। पर जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है वो अचानक ब्रेक्स मार देता है। हेलमेट उतारते ही उसके चेहरे की खुशी पल भर में दर्द में बदल जाती है। उसके सामने हिया खड़ी है, पर वो अब वो लड़की नहीं रही जिसे वो जानता था। वो एक माइंडलेस ज़ॉम्बी बन चुकी है। उधर चकबैच को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये आदमी कौन है। वो सोचती है शायद ये गांव से आया कोई आदमी है जो हीरा को ठीक करने आया है। ये सोचकर वो नेचुरली खुश हो जाती है। एक्साइटमेंट में वो उससे अपनी मॉन्स्टर मामा और चुनबे के बारे में पूछने लगती है, पर वो बास्टर्ड कोई जवाब नहीं देता। उल्टा वो उसे ठंडी और डरावनी नजर से देखता है, जैसे अभी जिंदा ही खा जाएगा। उसकी दुश्मनी महसूस करके चकबैच तुरंत अपनी गन निकालकर उस पर तान देती है। वो आदमी डिमांड करता है कि हिया के साथ क्या हुआ, सारी डिटेल्स बताओ। उसे पूरा यकीन है कि उसे किसी मॉन्स्टर ने नहीं काटा, इसीलिए वो जानना चाहता है कि फिर वो ऐसी कैसे हो गई। चकबैच थोड़ी डर जाती है, पर सच बोलती है। वो बताती है कि हिया बीमार थी, इसीलिए उसकी माँ ने उसके साथ ये किया। उन्हें बोला गया था कि उसे ठीक किया जा सकता है, इसीलिए वो यही सोल्यूशन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही उस आदमी को पता चलता है कि ये सब मॉन्स्टर मामा ने किया है, वो बताता है कि उसके पास ऑलरेडी उसकी माँ है और
वो प्रॉमिस करता है कि हिया के साथ जो भी हुआ है उसकी सजा वो उसे जरूर देगा। ये सुनकर चकबैच घबरा जाती है और पूछती है कि उसने उसकी माँ और दादा के साथ एग्जैक्टली क्या किया। पर उस आदमी के कुछ करने से पहले ही हिया अचानक उसका सर काट देती है, लेकिन मरने के बजाय वो तुरंत मूव करता है, अपना कटा हुआ सर उठाता है और फिर से अपनी बॉडी पर जोड़ लेता है। वो अपनी किस्मत को थैंक करता है कि अभी तक जिंदा है, क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा था कि अब तो मर ही गया। हिया से निकलने वाली किलिंग इंटेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये वो डर है जो तब होता है जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो। चकबैच भी अपनी रिवॉल्वर निकाल लेती है और उस बास्टर्ड को धमकी देती है, बोलती है भाग जा यहाँ से। उधर मायहुन हीरा को पहचान लेता है, पर उसे देखकर बिल्कुल टूट जाता है कि वो क्या बन चुकी है। योंग योन और जियोंग चॉय भी हिया को इस हाल में देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर हिया धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ती है जो छोटी चकबैच के लिए खतरा लग रहे होते हैं। मायोंग-हुन तुरंत अपने लोगों को पीछे रहने को बोलता है, क्योंकि अब बात सीरियस होने वाली है। वो समझ जाता है कि हीरा को ऐसे देखकर सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं, पर फिर भी शांत रहकर सबको बोलता है कि पीछे खड़े रहो और चुपचाप देखो। फिर वो खुद हिया की तरफ चल पड़ता है। चलते हुए वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है उस दिन की जब दोनों ने एक दूसरे से फाइट की थी। उस दिन जब हिया ने उसे हरा दिया था, चाहे फाइट उसने ही शुरू की थी। हारने के बाद भी वो बार बार उसे चैलेंज करता रहा, क्योंकि वो उसे हराना चाहता था, और आज भी वो वही करने के लिए तैयार है। सच तो ये है कि वो चाहता था कि वो उससे किसी अच्छे दिन मिले। वो चाहता था अपनी फैमिली को दिखाए और उससे बोले कि वापस उनके साथ चले, अपने लोगों से फिर से मिले। पर अगर वो खुद से वापस आने को तैयार नहीं होती तो वो जबरदस्ती भी उसे ले जाने को तैयार है। वो खुलेआम मानता है कि उसे अभी भी उससे प्यार है। वो चाहता है कि वो शांति से उनके साथ चले और ये भी प्रॉमिस करता है कि उसकी इस हालत को ठीक कर देगा। जवाब में हिया बस गुर्राती है और बिना सोचे समझे बिजली की स्पीड से अपनी ब्लेड जला देती है। वो बास्टर्ड मुश्किल से अटैक डॉज कर पाता है, पर अब वो भी फुल सीरियस हो जाता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। हिया उस पर एक के बाद एक जबरदस्त अटैक्स करती है। फाइट के बीच में वो अपने वेपन को एक बड़ा सा कांटों वाला क्लब बना लेती है और जोर से उसके बॉडी पर मारती है, जिससे वो जमीन पर फिसलते हुए दूर चला जाता है। वो अपना मर्सिलेस अटैक जारी रखती है। अब तो मायोंग-हुन भी कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा वेपन कहाँ से आ गया, और सबसे बड़ी बात, उसके हर अटैक में स्पीड भी है और ताकत भी। अगर वो कोई और होता तो कब का पिस चुका होता। उसे समझ नहीं आ रहा कि हिया को कैसे वापस घर ले जाए। तब उसकी नजर चकबैच पर पड़ती है। उसे याद आता है कि हिया को वो छोटी लड़की कितनी पसंद है, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो पूरी स्पीड और ताकत लगाकर चकबैच की तरफ दौड़ता है। खतरा देखकर चक तुरंत अपनी रिवॉल्वर उस पर तान देती है, पर मायोंग-हुन उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही हिया बीच में आ जाती है। उसे पकड़कर हवा में उछाल देती है। हवा में ही उसे समझ आने लगता है कि हिया कितनी ज्यादा ताकतवर और फास्ट है। जब वो अभी भी हवा में होता है, हिया अपने वेपन को फिर से किसी और चीज में बदल लेती है और रेडी हो जाती है। फिर पूरी पावर के साथ एक पंच मारती है जो उसे और भी ऊपर आसमान में भेज देता है। अब मायोंग-हुन फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। कुछ भी उसके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा। वो तो सिर्फ खुशी ही चाहता था। वो चाहता था हिया से मिले, बात करे, अपना रिश्ता दोबारा बनाए और फिर से एक फैमिली बन जाए। पर अब लग रहा है सब कुछ हाथ से निकल रहा है। उसे इस बात से नफरत होने लगती है कि सब कुछ यहाँ तक कैसे पहुँच गया। जितना ज्यादा वो हिया के पास जाने की कोशिश करता है, उतना ही वो उससे दूर होती जा रही है। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है और वो खुद को समझाने लगता है कि ये सब उसी की गलती है। उसी ने उसे प्यार में गिराया। अगर उसने उसे अफेक्शन नहीं दिखाया होता तो वो उसे ढूंढने कभी इतना दूर तक नहीं आता। वो कभी भी इस पूरे हंगामे के बीच में यहाँ नहीं आता, पर उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात है कि उसके सामने जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब की जड़ वो खुद है। अब वो और कंट्रोल नहीं करेगा। गुस्से में आकर वो अपनी पहनी हुई यूनिफॉर्म फाड़ देता है, क्योंकि अब वो खुद को रोकने के मूड में नहीं है। वो हर हाल में उसे अपने साथ ले जाएगा, चाहे वो क्रिपल ही क्यों ना हो जाए। फिर भी वो उसका ख्याल रखेगा और उससे प्यार करेगा। उधर गैंगडॉग और यूजंग अपार्टमेंट बिल्डिंग में पड़े हुए हैं, और फिर है डरपोक डियोन जो छायाओं में छुपकर दूर से सब कुछ देख रहा है। वो हिंसा को देख रही है, और जितना ज्यादा देखती जाती है उतना ही उसके अंदर रिग्रेट बढ़ता जाता है। वो सोचने लगती है कि क्या यहाँ आना इन लोगों के साथ उसका गलत डिसीजन था। जैसे ही दोनों मॉन्स्टर्स टकराते हैं, पूरा एरिया फुल ऑन केओस में बदल जाता है। दोनों साइड के लोग अब बिल्कुल जंगली जानवरों जैसे लग रहे होते हैं। उनके बीच अटैक्स इतने तेज और खतरनाक होते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान उनकी मूवमेंट समझ भी नहीं सकता। एक के बाद एक वार पड़ते जाते हैं, और जो ताकत निकल रही होती है वो बिल्कुल ही अलग लेवल की होती है। इतनी जोर से शॉक वेव्स निकलती हैं कि पास खड़े लोग भी आंधी में पत्तों जैसे उड़ जाते हैं। एक मोमेंट पर उस बास्टर्ड का एक हाथ कट जाता है, पर सबके शौक के लिए वो हाथ तुरंत ही फिर से उगाता है। तब उसे दर्दनाक तरीके से पता चलता है कि हिया सिर्फ सुपर फास्ट ही नहीं, बल्कि उसकी रीजेनरेशन पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
है। और बात और भी बुरी तब हो जाती है जब हिया उस कटा हुआ हाथ उठाकर उसे से ही एक वेपन बना लेती है। इसके बावजूद वो बास्टर्ड अभी भी एरोगेंट रहता है और बिना सोचे समझे फिर से हिया पर टूट पड़ता है। फाइट के बीच में हमें मयोंग हुन के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखता है जो उसके ट्विस्टेड बिहेवियर की जड़ समझा देता है। बचपन में मयोंग हुन को जायंट बनने का प्रिटेंड करना बहुत पसंद था। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता वो इमेजिनरी गेम्स खेलता जहां वो खुद को एक बहुत बड़ा अनस्टॉपेबल जायंट सोचता था जो सब पर हावी हो और जो भी रास्ते में आए उसे बर्बाद कर दे। उसके लिए जायंट बनना एक सिंबल था, दर्द से भागने का, उस पेन से जो उसे हमेशा सताता रहता था। ये दर्द आता था उसके वायलेंट और अब्यूजिव फादर से। मयोंग हुन अपने पिता के सामने कांपता रहता था। स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स ना लाने पर उसे लगातार मार पड़ती थी जिससे उसका तन और मन दोनों जख्मी हो चुके थे। उसके पिता के टॉन्ट्स और गालियां उसके दिमाग में बार बार गूंजती रहती थीं, जो धीरे धीरे उसका हौसला तोड़ देती थी। और उसकी माँ भी कुछ कम नहीं थी, ठंडी और बेरहम। वो घर में जो भी गलत होता उसका ब्लेम मयोंग हुन पर डाल देती थी और उसे महसूस करवाती थी कि वो बिल्कुल बेकार है। सालों तक उसने उनकी क्रूएल्टी सही और उसके दिल में जायंट बनने का सपना और भी बड़ा होता गया ताकि वो अपने दुख से ऊपर उठ सके और दुनिया को दिखा सके कि उसकी भी कोई वैल्यू है। जब मयोंग हुन अपने बचपन के बारे में सोचता है तो उसे समझ आता है कि उसकी माँ चाहे ठंडी और दूर रहने वाली थी पर फिर भी वो उस जुल्म से बेहतर थी जो उसके पिता उस पर करता था। उसके पिता सजा देने में बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रिसाइज थे, हमेशा वहीं मारते जहां सबसे ज्यादा दर्द होता। हालत ये थी कि कई बार मयोंग हुन ये तक चाहता था कि बस बेहोश हो जाए ताकि दर्द से बच सके। उसकी छोटी सी दुनिया में उसका पिता किसी जायंट से कम नहीं था, एक ऐसा दर्द जो हमेशा उस पर छाया रहता था। मयोंग हुन खुद को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करता था, रेजिस्ट करने का कोई तरीका नहीं दिखाई देता था। हर दिन बस दर्द और उदासी में बीत जाता था और उसे लगता था कि इस जिंदगी से निकलना नामुमकिन है। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ और वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक रात जैसे रोज होता था उसका पिता नशे में हंगामा कर रहा था। डर के मारे मयोंग हुन ने उसे धक्का दे दिया। उसका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था पर उसका पिता लड़खड़ा गया और उसका सर टेबल से टकरा गया। उसके आसपास खून फैलने लगा। उस पल तक उसका पिता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था, ऐसा इंसान जिसे वो आंख उठाकर भी देख नहीं पाता था। पर अब जब उसने अपने उस पावरफुल पिता को जमीन पर पड़ा देखा, कमजोर और मरने के करीब, तो वो उसे बहुत छोटा और बेकार सा लगने लगा। उसी पल मयोंग हुन ने एक गहरी बात समझी, वो भी एक जायंट बन सकता है। अपने पिता को जो उसके सपनों का डर था अपने सामने गिरते देखना एक रेवलेशन था। उसे अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे उसका डर उसके सामने ही टूट गया हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी माँ ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला। कुछ टाइम तक वो इस उम्मीद में रहा कि शायद एक दिन वो उसे लेने आएगी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक खोखला सपना था। ऑर्फनेज की जिंदगी भी कोई आसान नहीं थी, वहाँ भी बुलीज उससे परेशान करते रहते थे। पर मयोंग मन के लिए वो लोग अब छोटे और बेकार लगते थे। उस जायंट के सामने कुछ भी नहीं जो दिमाग में उसका पिता हुआ करता था। जो डर पहले उसे खुद के लिए खड़े होने से रोकता था वो अब खत्म हो चुका था। इसलिए उसने जायंट बनने का आइडिया अपना लिया। मयोंग हुन ने खुद को उसी ताकत और कॉन्फिडेंस के साथ चलाना शुरू किया जिसका उसे हमेशा इंतजार था, और जो भी उसे चैलेंज करता वो उससे सीधा फेस करता। अकेले ही वो बुलीज से निपट लेता, बिल्कुल उस जायंट की तरह जैसा वो खुद को मानता था। उसने दिखा दिया कि वो अपने पास्ट के दर्द से ऊपर उठ सकता है और अपनी किस्मत खुद बना सकता है। जो हिंसा और डर कभी मयोंग हुन को जकड़ कर रखते थे वही चीजें अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वेपन्स जो वो अपनी हिफाजत के लिए यूज करता था। धीरे धीरे पर पक्का वो वही जायंट बन रहा था जैसा वो हमेशा बनना चाहता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो बुलीज का भी बुली बन गया। जो लोग दूसरों के दर्द से मजे लेते थे उन्हें ही डराने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे कुछ भी इम्प्रेस करना बंद हो गया। लोग चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग या खतरनाक दिखे, उसकी नजर में सब के सब बस चींटियों जैसे थे। बेशुमार फाइट्स में कभी जीत तो कभी हार के साथ उसने सर्वाइव करना सीख लिया और धीरे धीरे वो लोगों को मारना भी एक ठंडे दिमाग और परफेक्ट प्रिसिजन के साथ करने लगा। अपने ही मन में वो एक अनस्टॉपेबल जायंट बन चुका था। उसे किसी चीज का डर नहीं लगता था। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वो सच में फ्री है। पर ये फ्रीडम एक कीमत के साथ आई। वक्त के साथ सब कुछ खोखला लगने लगा। दूसरों को हराने का थ्रिल धीरे धीरे खत्म हो गया और जीत भी बोरिंग लगने लगी। जिंदगी का मतलब ही खो गया।
मयोंग हुन बोर और खालीपन के अंधेरे में डूबता चला गया। जब चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा तो उसे कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था। तब जिंदगी ने उसे एक बड़ा झटका दिया। अचानक उसके सामने कुछ ऐसा आ गया जो उसने कभी सोचा नहीं था। एक रियल मॉन्स्टर, एक असली जायंट। उसका अचानक आना उसे शॉक में डाल गया, पर कई सालों बाद पहली बार उसे लगा कि वो फिर से जिंदा हो गया है, जैसे उसकी जिंदगी वहीं से शुरू हुई हो। जब मॉन्स्टर क्राइसिस शुरू हुआ तो मयोंग हुन को जिंदगी का नया मतलब मिल गया। इस केओटिक और अनप्रिडिक्टेबल दुनिया ने उसके अंदर फिर से जुनून जगा दिया। जिसे पसंद नहीं करता मार देता, जो चाहिए होता ले लेता। वो बिल्कुल अपनी मर्जी से जीने लगा, एक ऐसी लॉलेस लाइफ जहां सबसे बड़ा जायंट ही रूल करता था। कुछ टाइम तक उसे ये नई दुनिया बहुत पसंद आई। थ्रिलिंग थी, चैलेंजेस और सरप्राइजेस से भरी हुई थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा वो एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे कम होने लगी। थ्रिल ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, चाहे वो अपने नीचे वालों को कितना भी सताता या अपने लोगों की तालियों में खो जाता। सब कुछ फीका लगने लगा। तब हिया उसकी जिंदगी में आई। वो पिटबुल गैंग में आई थी, ये अफवाह सुनकर कि अगर वो बॉस को हरा दे तो उसे किंग का टाइटल मिलेगा। मयोंग हुन ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसकी इतनी बोरिंग दुनिया को हिला कर रख देगी, इसीलिए वो उससे लड़ने के लिए रेडी था। उधर हीरो भी अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। और वो पल मयोंग हुन के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। जैसे तुम सोच सकते हो वो बुरी तरह हार गया, और वो पहली जायंट थी जिससे उसने अपनी जिंदगी में कभी फेस किया था। उसके अपने लोग भी हैरान रह गए। उन्हें लगा उसकी जीत सिर्फ एक फ्लूक थी। उन्होंने रीमैच की डिमांड की, सोचकर कि इस बार सब ठीक हो जाएगा। पर मयोंग हुन को पता था कि बात कुछ और है। वो समझ गया था कि उसकी हार कोई एक्सीडेंट नहीं थी। एक ही नजर में उसे समझ आ गया था कि हिया बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। उसके सामने ज्यादातर मॉन्स्टर्स टिक भी नहीं पाते हैं। हार जितनी बेइज्जती वाली थी उतनी ही एक्साइटिंग भी थी मयोंग हुन के लिए। आखिरकार उसे कोई मिला जो उसके लेवल का राइवल था। उसे वही एक्साइटमेंट महसूस हुई जब मॉन्स्टर क्राइसिस की शुरू होने पर हुई थी। सालों बाद उसे किसी ने ऐसे हराया था और उसे लगा कि शायद यही उसे चाहिए था। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर वो उसे बॉस बनाकर अपने पास रख सके तो जिंदगी फिर से इंटरेस्टिंग हो सकती है। पर हिया का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो उसकी गैंग का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती थी। ये बात मयोंग हुन को जोर का झटका देती है। उसके अंदर गुस्सा उबल पड़ता है और गुस्से में सीधा उस कमरे में घुस जाता है जहाँ हीरो रह रही होती है। टाइमिंग सबसे बुरी होती है। वो कपड़े बदल रही होती है। हिया गुस्से में उसके मुंह पर पंच मार देती है क्योंकि उसने उसकी प्राइवेसी तोड़ दी थी। बाद में जब दोनों बैठकर बात करते हैं, मयोंग हुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो यहीं रुक जाए, पर हिया साफ कह देती है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए चैलेंज किया था क्योंकि उसे रात के लिए रुकने की जगह चाहिए थी, न कि इसलिए कि वो उसकी गैंग ज्वाइन करे या उसके साथ रहे। वैसे भी हिया को लगता था कि गैंग को वैसे ही रहने देना बेहतर है, बिना उसके इंटरफियर किए अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए। पर मयोंग हुन बार बार उसे रुकने के लिए बोलता रहता है और प्रॉमिस करता है कि अगर वो रुकी तो वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। ये बात सुनकर हिया जोर से हंसती है। उसके लिए तो ये आइडिया ही फनी था कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड लूजर जैसे मयोंग हुन उसे प्रोटेक्ट करेगा। उसने साफ मना कर दिया और बोल दिया कि उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना चाहती है, अपना रास्ता खुद बनाना चाहती है। तब मयोंग हुन की नजर उसके लगेज पर पड़ती है। उस पल हिया का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाता है, हंसी से सीधा खतरनाक गुस्से में। ऐसा लगता है जैसे वो नहीं चाहती थी कि मयोंग हुन उसका बैग देखे, जैसे उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपी हो। मयोंग हुन की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो पूछता है कि वो इतना हेवी लगेज साथ लेकर क्यों घूम रही है। हिया घुमा फिराकर बात नहीं करती और सीधा पूछ लेती है, तुम एक्चुअली चाहते क्या हो? तब मयोंग हुन अपनी 2 शर्तें रखता है। पहली, वो चाहता है कि हिया उनकी बॉस बनी रहे और जब भी वो बुलाए उसके साथ फाइट करे। अगर वो ये मान ले तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और ध्यान रखेगा। उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा डील था। पर हिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो उसका असली मोटिव जानना चाहती थी। उसने सीधा पूछा, तुम यह रुकना क्यों चाहते हो? मयोंग हुन का जवाब बिल्कुल क्लियर था। उसे बस इतना चाहिए था कि एक पावरफुल जायंट जैसे हिया उसके साइड में हो। थोड़ी देर बाद हिया शांत हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये बंदा थोड़ा जिद्दी है और थोड़ा सा पागल भी। आखिरकार वो रुकने का डिसीजन लेती है क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। ये डिसीजन मयोंग हुन को उतना खुश कर देता है जितना वो कभी नहीं सोच सकता था। पर तब हिया एक कंडीशन और रखती है। अचानक उसके लगेज बैग से एक छोटी सी लड़की बाहर निकलती है। हिया मयोंग हुन से कहती है कि वो प्रॉमिस करे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बच्ची को प्रोटेक्ट करेगा। इस पर मयोंग हुन तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और बिल्कुल वफादार कुत्ते की तरह लॉयल्टी दिखाता है। बोलता है कि वो हिया का हर ऑर्डर फॉलो करेगा। हिया तुरंत एक और रूल ऐड करती है। वो चाहती है कि मयोंग हुन इस छोटी लड़की के सामने एक प्रॉपर इंसान की तरह बिहेव करे और
और अपनी लैंग्वेज भी संभाल कर यूज करे। बाद में मयोंग हुन हिया और उस बच्ची को अपनी पिटबुल गैंग से मिलवाता है और अनाउंस करता है कि आज से हिया उनकी नई लीडर होगी। नेचुरली ये बात गैंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कोई भी मेंबर उसे अपना बॉस नहीं मानना चाहता। वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं और साफ बोल देते हैं कि वो किसी औरत के नीचे काम नहीं करेंगे, और तो और एक लड़की के नीचे तो बिल्कुल नहीं। तब हिया आगे बढ़कर खुद मामला संभालने आती है। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझती है और मानता है कि उनके लिए एक औरत के अंडर काम करना पसंद न करना बिल्कुल समझने वाली बात है। पर फिर वो उनके सामने एक बोल्ड चैलेंज रख देती है। जो भी उसकी ताकत पर डाउट करता है वो सीधा उससे फेस करे। उसकी हिम्मत देखकर गैंग के मेंबर्स का एटीट्यूड धीरे धीरे बदलने लगता है। मोंग हुन को पूरा भरोसा हो जाता है कि हिया को लीडर बनाना सबके लिए बेस्ट डिसीजन है। शुरू में सब हिया से नफरत करते थे, पर उनके पास फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब उसकी लीडरशिप में अच्छे रिजल्ट्स आने लगे तो कंप्लेंट्स बंद हो गई। वो स्ट्रिक्ट और डरावनी थी, पर साथ ही बड़ी बहन की तरह केयरिंग भी थी। पता ही नहीं चला और हिया जो कभी आउटसाइडर थी अब उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। बहुत सी चीजें बदल गईं, पर एक इंसान वैसा का वैसा ही रहा, मोंग हुन। उसके लिए तो सब फन और गेम्स ही था। वो हमेशा हिया के साथ स्पारिंग करता रहता, पर हर बार हार उसकी ही होती। फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। एक दिन उसने हद पार कर दी। उसने एक नॉन हॉस्टाइल फैमिली को इतना बुरी तरह पीट दिया कि सब शॉक हो गए। उसने वही नहीं रोका, वो उनसे जबरदस्ती उनका सारा सामान देने को कहने लगा, जैसे वो उनके दुश्मन हो। जब हिया को ये पता चला तो उसने बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया। उसने मोंग हुन के मुंह पर इतनी जोर से पंच मारी कि वो कई फीट पीछे जाकर फिसल गया। इतनी जोर की मार के बाद भी मोंग हुन को अजीब सा थ्रिल महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसे गोली लगी हो, और वो उस फीलिंग से ही बाहर नहीं आ पा रहा था। पर हिया यहाँ मजाक करने नहीं आई थी। उसने सीधा पूछा कि उसने इतनी बेवकूफी वाली हरकत क्यों की। उन्हें और सप्लाईज की जरूरत नहीं थी, इसलिए किसी बेचारे बेकार फैमिली को बुली करना उसके हिसाब से बिल्कुल गलत था। लेकिन मोंग हुन ने आर्ग्यू किया कि ये जरूरी था और उसने इससे कुछ इम्पोर्टेंट सीखा। उसका मानना था कि दुनिया उन्हें ग्रीडी होने पर मजबूर कर रही है। पहले जैसे रिसोर्सेज अब नहीं रहे और अब सिर्फ सर्वाइवल ही सबका गोल बन गया है। इसलिए उसके हिसाब से जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, चाहे वो एक छोटी सी चॉकलेट बार ही क्यों ना हो। हिया उसकी बात समझ सकती थी, पर उसने वार्निंग दी कि अगर वो हद से ज्यादा आगे गया तो सिर्फ और दुश्मन ही बनाएगा। पर मोंग हुन फिर भी बोला कि उसके पास अपनी हरकत का स्ट्रॉन्ग रीजन था। उसने बताया कि वो फैमिली दिखावा कर रही थी कि चॉकलेट सब मिलकर खा रहे हैं, पर असल में सिर्फ उनका बच्चा ही खा रहा था। उसे ये सब बहुत स्टूपिड लगा, इसलिए उसने चॉकलेट छीन ली। जब बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो उसने उसे चुप कराने के लिए थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया। तभी उसके डैड ने पलटकर अटैक करने की कोशिश की और बात और बिगड़ गई। सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि पूरा सीन ब्लड बाथ बन गया। माँ रो रही थी, बच्चा डर के मारे चिल्ला रहा था, और ये सब सिर्फ एक छोटी सी चॉकलेट के लिए हो रहा था। मोंग हुन को ये सब याद करके हंसी आ रही थी, पर उसी पल हिया को समझ आ गया कि असल प्रॉब्लम क्या है। बिना सोचे समझे उसने सीधा पूछ लिया, क्या तुम उस फैमिली से जेलस थे? ये बात मोंग हुन को सीधा दिल पर लगी। वो इस बात को झुठला भी नहीं सकता था। ये सच बहुत कड़वा था। उसके लिए ये बात समझना ही बहुत मुश्किल हो गया, और थोड़ी देर बाद वो खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है, पूरा जख्मी और चोट से भरा हुआ। हिया ने ही उसे बुरी तरह पीटा था ताकि अपना मैसेज बिल्कुल क्लियर कर सके। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मोंग हुन के इश्यूज क्या हैं या वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहता है। पर एक बात उसने बिल्कुल साफ कह दी, अगर उसने कभी उसकी बेटी या खुद उस पर हाथ उठाया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अपनी बात और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो उसे एक डॉग कॉलर फेंकती है और कहती है पहन लो। उसकी नजर में वो एक कुत्ते जैसा है और वो नहीं चाहती कि वो अपने ही फैमिली को काटे। उधर मोंग हुन अभी भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। वो मान ही नहीं पा रहा था कि शायद वो उस फैमिली से जेलस था। इसी सोच के बीच वो बेहोश हो जाता है, पर एक छोटी सी लड़की का थप्पड़ उसे वापस होश में ले आता है। अब वो इन्फर्मरी में होता है। वो पूछता है कि उसने थप्पड़ क्यों मारा, तो लड़की शांति से बताती है कि ये उसके बनाई हुई पेन मेडिसिन है। ये एक पेन को दूसरे पेन से रिप्लेस कर देती है ताकि पुराना दर्द भूल जाओ। अभी भी कंफ्यूज होकर मोंग हुन बैठ जाता है और लड़की उसे और मेडिसिन ऑफर करती है। बिना ज्यादा सोचे वो उसे चबाना शुरू कर देता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो सपोजिटरी खा रहा है वो तुरंत थूक देता है। लड़की पूछती है कि उसने क्यों थूक दिया, तो वो उसे याद दिलाता है कि मुंह और पिछवाड़े के बीच क्या फर्क होता है। फिर उसकी नजर अपनी सीने पर बैंडेजेस पर पड़ती है। वो पूछता है कि ये कैसे लगे, क्योंकि उसे याद नहीं था कि वहाँ चोट लगी हो। लड़की सीधी साधी ईमानदारी से बताती है कि उसने ही लगाए थे क्योंकि वो हर्ट था। फिर वो उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की के साथ बाहर जाता है और वहाँ उसकी फिर से हिया से मुलाकात होती है। दोनों बैठकर बातें करते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की मजाक के साथ। एक पॉइंट पर जब वो रीसेंट इवेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, मोंग हुन सीधा बोल देता है उसे सिर्फ अपनी ही परवाह है। उसे बस मजा चाहिए और अपनी खुशी, चाहे उसके लिए उसे अकेला ही क्यों
क्यों ना रहना पड़े। ये बात सुनते ही हिया उसके सर पर जोर का पंच मार देती है। वो उसे डांटती है उसकी सेल्फिश सोच के लिए और कहती है कि उसे उसके जायंट्स और बकवास थ्योरी सुन सुनकर थक चुकी है। वो याद दिलाती है कि सर्वाइवल सिर्फ अपने बारे में नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी ऐसे की जो सच में उसकी केयर करे। वो उम्मीद करती है कि एक दिन वो भी किसी के साथ हंसने बात करने का मजा समझेगा, साथ होने की वार्मथ महसूस करेगा, और अगर फिर भी वो अकेला रह गया तो वो वादा करती है कि एंड तक उसके साथ रहेगी। वो उसे एनकरेज करती है कि दूसरों के साथ रहने की कोशिश करे, थोड़ा ओपन हो। उसे पूरा भरोसा है कि अगर वो ट्राई करे तो सबके साथ फिट हो जाएगा। पर मोंगहुन उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। उसके लिए ये सब बकवास है। अकेले चलते हुए वो दांत पीसकर उसकी बातों के बारे में सोचता है, फिर खुद से कहता है कि अकेला रहना ही ठीक है, उसे किसी की जरूरत नहीं। उसे क्या जरूरत थी इन नॉर्मल लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश क्यों करे। फिर भी चाहे वो जितना टफ बनने की कोशिश करे, हिया के वर्ड्स उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। एक छोटे से पल के लिए उसने सोचा हो सकता है वो सही हो। मोंगहुन पूरी तरह से हिया की बात से अग्री नहीं कर पाया, लेकिन उसके अनजाने लफ्जों ने उसके अंदर कुछ हिला दिया था। दूसरों के साथ घुलना मिलना कभी उसकी आदत नहीं थी। उसे अपने गैंग के लोग भी हमेशा अनोइंग लगते थे, ज्यादा बोलने वाले, क्लमजी और फालतू की टेंशन लेने वाले। उनका बार बार उसके पास आना और कनेक्शन बनाने की कोशिश करना उसे हमेशा इरिटेट करता था। पर अब जब उसने पीछे मुड़कर सोचा तो उसे रियलाइज हुआ कि इन लोगों की वजह से ही वो कभी पूरी तरह से अकेला महसूस नहीं करता था। शायद इसी दौरान उसके दिल में हिया के लिए भी कुछ फीलिंग्स आने लगी और उनके साथ बिताया हुआ टाइम उसके लिए स्पेशल बन गया। एक दिन उनके ग्रुप पर दूसरी गैंग ने अचानक अटैक कर दिया। हमला बहुत ही ब्रूटल था और मोंगहुन के कई अपने लोग मारे गए। उस दर्द का बोझ उसे तोड़ कर रख देता है। उसे लगता है सब उसकी गलती थी। बाहर पूरी तरह से केओस मचा हुआ था। गैंग मेंबर्स एक एक करके मारे जा रहे थे। तब मोंगहुन ने एक डेस्परेट डिसीजन लिया। वो बाहर जाएगा, जो भी बचा है उसे बचाएगा और जिस किसी ने उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया है उन सबको मार देगा। लेकिन उसके कुछ बचे हुए गैंग मेंबर्स उसे समझाते हैं कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है। वो यहीं दूसरी गैंग से लड़ते लड़ते ही थक चुके हैं। उनके पास ना रिसोर्सेज बचे हैं ना लोग जो औरों को रेस्क्यू करने जा सके। तब हिया आगे आती है। उसे लगता है अभी भी उम्मीद है। वो कहती है कि हो सकता है दुश्मन ने बाकी लोगों को मारने के बजाय हॉस्टेज बना रखा हो। अगर वो जल्दी करें तो शायद उन्हें बचाया जा सकता है। वो सबको यकीन दिलाती है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी लौट आएगी। मोंगहुन अपना बदला लेने के लिए उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन हिया ने मना कर दिया। वो उसकी मजबूरी समझती थी, लेकिन किसी को बेस पर रुककर लीड और प्रोटेक्शन देना जरूरी था, क्योंकि दूसरे अटैक का रिस्क हमेशा रहता है। काफी बहस के बाद मोंगहुन को मानना पड़ता है। उधर हिया की बेटी सोआ भी सबको बचाना चाहती थी और अपनी माँ के साथ जाना चाहती थी। हिया उसकी हिम्मत की कद्र करती है, पर उसे पता था कि ये काम सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। वो प्यार से सोआ को पीछे रुकने को कहती है और प्रॉमिस करती है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी, वो जल्दी लौट आएगी। लेकिन जैसे ही हिया जाती है, हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। दुश्मन गैंग के वेपन्स पर मॉन्स्टर का खून लगा हुआ था। उस खून की वजह से बचे हुए गैंग मेंबर्स धीरे धीरे बेजान ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। मोंगहुन के सामने एक दर्दनाक सजा खड़ा होता है। हर मॉन्स्टर जिसे उसे मारना पड़ रहा था कभी उसका दोस्त या फैमिली मेंबर था। अपनों को मारना सबसे बड़ा जुल्म था, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसे उन्हीं लोगों को खत्म करना पड़ रहा था जिन्होंने कभी उसकी जिंदगी में खुशी लाई थी। आखिरकार जब वो पूरा केओस खत्म कर देता है और सब बदल चुके लोगों को मार देता है, तो मोंगहुन अपने मरे हुए दोस्तों को दफनाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बचे हुए साथियों को देखने जाने वाला होता है, तब सबसे बुरी खबर आती है। उसके बाकी गैंग मेंबर्स भागते हुए उसके पास आते हैं और उनकी गोद में छोटी सी सोआ होती है। बेचारी लड़की को जो ने काट लिया था, जो ज़ॉम्बी बन चुका था और उस पर अटैक कर बैठा। मोंगहुन खौफ के साथ देखता रहता है। जब सोआ दर्द से तड़प रही होती है, तभी जो सामने आता है, वही जिसने उसे काटा था। जैसे ही हिया को बेस पर हुई इस घटना की खबर मिलती है, वो तुरंत वापस भागती है। पर जो सीन वो देखती है वो बिल्कुल बर्बादी होता है। हर जगह लाशें पड़ी होती हैं, उनके साथी जमीन पर मरे हुए बिखरे पड़े होते हैं और उन सब के बीच उसकी बेटी सोआ, जो मरने की हालत में होती है, योंगह्यन से बाहों में होती है। उधर मोंगहुन अभी भी जो के भारी शरीर के नीचे दबा हुआ था, उस भयानक सीन से निकलने की कोशिश कर रहा था। अपनी छोटी सी बेटी को इस हाल में देखकर हिया गुस्से से अंधी हो जाती है। उस मॉन्स्टर के लिए जो ये सब का जिम्मेदार था, उसका गुस्सा बयान करना मुश्किल था। साफ था कि जो का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। अब प्रेजेंट में मोंगहुन और हिया के बीच एक जबरदस्त फाइट हो चुकी थी। मोंगहुन बुरी तरह से पिटा हुआ था, थका हुआ और जख्मी। हिया भी थकी हुई थी, पर उसकी हालत मोंगहुन से काफी बेहतर थी। थोड़ा पैचअप होने के बाद मोंगहुन फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार उसे पूरा यकीन होता है कि वो जल्दी ही सब खत्म कर देगा। सब बस बैठकर देखेंगे जब वो हिया को गिरा देगा। हिया थकी जरूर थी, पर पीछे हटने वाली नहीं थी। वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार पंचेस बरसाते हैं। जब लगता है कि मोंगहुन अब अपर हैंड ले लेगा, तब हिया का
हाथ एक बड़े वेपन में बदल जाता है और वो उसका सर पकड़कर इतनी जोरदार ताकत से पकड़ती है कि मोंगहुन एक पल के लिए जम सा जाता है, जैसे किसी ने उसका दिमाग ही कंट्रोल कर लिया हो, और उसे हिया का ब्रूटल अटैक झेलना पड़ता है। हिया मोंगहुन को ऐसे कुचल देती है जैसे वो कोई कमजोर सा टमाटर हो, पर मोंगहुन भी पलटकर उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। तब उसे समझ आता है कि उसका दिमाग किसने कंट्रोल किया था, चुकबक ने। वो जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाकर चुकबक के फोरहेड पर मार देता है। उसके सर से खून बहने लगता है और वो लड़खड़ा जाती है। ये सीन देखकर हिया के अंदर कुछ टूट सा जाता है। वो मोंगहुन पर फिर से जोर का पंच मारती है, पर इस बार उसके हाथ में पहले जैसी ताकत नहीं होती। मोंगहुन महसूस कर लेता है कि हिया की एनर्जी खत्म हो रही है, वो अपनी लिमिट पर पहुंच गई है। अब टाइम उसके साइड में था और उसे लगता है कि वो अपना सपना पूरा करने के करीब है। उसे यकीन है कि वो एक दिन हिया की फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, जैसे वो हमेशा से चाहता था। वो सोचता है कि वो ही होगा जो उसके सबसे लोनली वक्त में उसका साथ देगा और वो उसे ठीक कर देगा। उधर हिया चुकबक को पकड़े रखती है और बार बार अपनी बेटी का नाम लेती रहती है, सोआ सोआ। उसके दिल में अपनी बेटी के लिए गहरा दर्द होता है जिसे वो हर हाल में बचाना चाहती है। लगता है हिया गलती से चुकबक को अपनी बेटी समझ रही होती है। जिस प्यार से वो चुकबक को पकड़े रखती है, वही प्यार वो हमेशा अपनी बेटी के लिए महसूस करती आई है। इसी बीच मोंगहुन उनकी तरफ बढ़ता है, पर चुकबक तुरंत उस पर गोली चला देती है। तब मोंगहुन को सब समझ आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि शुरू से ही हिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ उसकी फैमिली थी, और वो फैमिली सिर्फ उसकी बेटी थी। उसे अब ये भी समझ आ जाता है कि वो कभी उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं था। वो पीछे से हिया को जोर का मारता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वो चुकबक की तरफ मुड़ता है और गुस्से में पूछता है कि उसका हिया से क्या रिश्ता है और वो उसे बचाने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों है। चुकबक गुस्से के साथ सिर्फ इतना कहती है, हिया ही उसकी सबसे प्यारी फैमिली है। ये जवाब मोंगहुन जैसे इंसान के लिए सोचने वाली बात बन गया। उसे क्लियरली समझ आ गया कि चुकबक हिया को एक फैमिली की तरह देखती है, किसी बेजान मॉन्स्टर की तरह नहीं। ये बात उसे थोड़ा रुकने पर मजबूर कर देती है। वो चुकबक को गले से पकड़ लेता है और उसे थैंक्स बोलता है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से ही हिया अभी तक जिंदा है। थोड़ी देर बाद मोंगहुन डिसाइड करता है कि अब घर वापस जाने का टाइम हो गया है। वो अपने दोस्तों को ऑर्डर देता है कि बिल्डिंग में जो लोग छुपे हुए थे उन्हें भूलना नहीं है, कोई भी पीछे ना छूट जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।